Friends, welcome on Europedia and ECP, and this video is related to the engineering mechanics part of ITI exam. आप जानते हैं ITI प्रिंसिपल असिस्टेंट डायरेक्टर एग्ज़ाम में दो कंपोनेंट हैं, एक जनरल इंजीनियरिंग और दूसरा है आपका स्किल रिलेटेड क्वेश्चंस, विच इज जनरल बेसिकली अवेयरनेस अबाउट वोकेशनल एंड स्किल स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। ये सिलेबस है इस एग्ज़ाम का जो आपका ITI का एग्ज़ाम हो रहा है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में और बाकी स्टेट्स में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस, दिस इज़ द सिलेबस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम। सो लेट मी give you friends this syllabus and what is the requirement of this particular syllabus. So अगर आप देखेंगे ये तीन टॉपिक जो हैं दे आर द टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू द नेशनल इंटरनेशनल सीनरी ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स। इनसे 30 to 40% आता है। आपका जो सारा सिलेबस है, सारे का सारा सिलेबस आपका टोटल टॉपिक्स आर 9 टॉपिक्स। तो 9 टॉपिक्स में से 3 टॉपिक्स आपके ये हैं जो काफ़ी इजी टू स्कोर हैं और स्टेट नॉलेज बेस हैं। इनमें सबसे कम टाइम लगेगा अगर आपको आता है तो। क्वेश्चन सिंपल आते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं आते। और यूरोपीडिया का जो कंटेंट है, यूरोपीडिया का जो आपको मटेरियल है वो सफिशेंट है। क्वेश्चन पेपर सीरीज़, क्वेश्चन सीरीज़, क्वेश्चन MCQs, मेंस का सिलेबस टाइप क्वेश्चंस, कंटेंट, दैट इज़ सफिशेंट। उसके बियॉन्ड नहीं चाहिए आपको। उसके बाद चलते हैं हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये है आपका 4th नंबर का जो टॉपिक है। अब इसमें ये सिलेबस दे रखा है आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ये भी आपका बेसिकली फिजिक्स का पार्ट और बेसिक इंजीनियरिंग जो मैकेनिक्स आप पढ़ते हो वो है, जिसमें जो लॉज ऑफ कूलम फ्रिक्शन और इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज अंडर फ्रिक्शन और बेल्ट फ्रिक्शन। तो लार्जली अगर तुम देखोगे ये आपका फ्रिक्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा टॉपिक इसमें ये सिलेबस में है। तो कूलम फ्रिक्शन, 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 तो अगर आप देखोगे ये लेमिस थ्योरम वगैरह, अगर मैं इस टॉपिक को बताऊं तो ये इक्विलिब्रियम एंड फ्रिक्शन से रिलेटेड टॉपिक है आपका, इक्विलिब्रियम एंड फ्रिक्शन। और अगर मैं मध्य प्रदेश में जो एग्जाम हुआ भी ITI उस एग्जाम का रेफरेंस लूं तो उसमें जो 2 क्वेश्चन हैं वो बेसिकली इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। सिंपल कंसेप्ट है, डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। मैं आपको ये आज का जो लेक्चर है इसमें ये कंसेप्ट करवाऊंगा और इससे रिलेटेड आपको कुछ फ्रिक्शन का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। और मेरे को लगता है बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्कोर करना इज ईजी, नॉट डिफिकल्ट। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आज, वो फ्रिक्शन का जो मध्य प्रदेश का एग्जाम हुआ था, ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो इंजीनियरिंग स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का एग्जाम कंडक्ट करवाया था, ये उसका पेपर है। इसमें 150 क्वेश्चंस थे और आपको इसके लिए टाइम दिया गया था 3 आवर्स। तो आप मान के चलिए 180 मिनट्स में 150 क्वेश्चन, मतलब डेप्थ नहीं होगा क्वेश्चंस का, बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन आपको ऑब्वियसली कंसेप्ट आना चाहिए। और अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं इस पेपर में तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो मैंने आपको बताया पहले 3 टॉपिक हैं थ्योरेटिकल पार्ट, वो अगर आपको आते हैं तो उसमें टाइम नहीं लगता, हार्डली 30 सेकंड में हो जाता है। लेकिन कई जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें टाइम लग सकता है। तो आपको इस तरीके से अपना पेसअप करना है कि जिसमें न्यूमेरिकल पार्ट है उसमें अगर आपको टाइम लग रहा है तो दूसरे पार्ट में आप बैलेंस कर पाएँ। रफली 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा। अब इसमें हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 मैंने देखा था जो आपका इससे रिलेटेड है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेंड्स इसको पढ़ें आप। क्वेश्चन नंबर 91, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। एक होमोजेनस लैडर है जिसका वेट W दे रखा है और उसको एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा गया है और उसका दूसरा एंड एक वर्टिकल वॉल के ऊपर है। लैडर की जो लेंथ है वो L दे रखी है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हर सरफेस का म्यू है, ऊपर वाले सरफेस का भी, वॉल का भी, एंड आपका जो सरफेस है उसका जो फ्लोर है उसका भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा लैडर का आपको बताना है विद हॉरिजॉन्टल सरफेस सो दैट स्किडिंग ना हो सके, स्किड ना हो।
स्किड ना हो मतलब लेडर जो है वो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो आपका स्किड ना हो। ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो, मैं इसको सॉल्व करता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड उसी की फॉर्म में हम इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे इसका मीनिंग है क्या। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब लैडर प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, और लैडर प्रॉब्लम एक इक्विलिब्रियम एनालिसिस करने के लिए एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। सॉल्व करता हूं इसको आपके लिए, लेट्स सी। तो लैडर प्रॉब्लम जो है उसका मीनिंग है क्या, इसको लैडर प्रॉब्लम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लैडर प्रॉब्लम। और लैडर प्रॉब्लम आपकी लैडर में से 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे। एक लैडर जब आपकी नॉट स्किडिंग, नॉट स्लाइडिंग और स्किडिंग। सेकंड आता है जब ये स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग है। जब ये नॉट स्लाइडिंग है तो ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। जब ये स्लाइड नहीं कर रही है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है, एट रेस्ट है। जब स्लाइडिंग कर रही है तब भी इसके 2 केस बनते हैं, एक एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे स्लाइड कर रही है, दूसरा इट इज एक्सेलरेटिंग। ये 2 केस हैं। एक्सेलरेटिंग जब ये स्लाइड कर रही है तो एक्सेलरेट करेगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे मूव करेगी। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैं आपको एक केस दे रहा हूं कि ये आपकी एक लैडर है जिसकी लेंथ L है, जिसका वेट सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर में होगा, जिसका वेट W है, और उसमें लेट अस से फ्रिक्शन है सरफेस पे जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों तरफ म्यू है, वॉल पे भी म्यू है और फ्लोर पे भी म्यू है, और ये इक्विलिब्रियम में है। ये जो लेटर है आपकी वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये आपकी स्लाइड नहीं कर रही है, और इक्विलिब्रियम में बस 2 चीज याद रखना, नेट फोर्स 0, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज 0। ये होता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। व्हेनेवर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज 0 एंड नेट मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट अ पॉइंट इज ऑल्सो 0। जितनी भी फोर्सेस इस लैडर पे लग रही हैं, चाहे उसका अपना वेट, चाहे फ्रिक्शन फोर्स, चाहे नॉर्मल रिएक्शन, अभी एनालिसिस करेंगे उसका। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया ये यहीं से था, लैडर वाज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जितनी भी नेट फोर्सेस लग रही हैं लैडर पे, एक्सटर्नल और इंटरनल, जो भी एक्सटर्नल मतलब ये जो फ्रिक्शन है ये भी एक फोर्स लगती है लैडर के ऊपर। लैडर ट्राई करेगी अपने वेट के चलते, लैडर का एक वेट है जो उसकी सेंटर ऑफ मास के ऊपर L/2 पे कंसंट्रेट है, और अगर वो उसका वेट है तो लैडर स्लाइड करेगी। और आपको ये पता कैसे स्लाइड करेगी, ऊपर थोड़ी चढ़ जाएगी, नीचे की तरफ आने की ट्राई करेगी। अब जब नीचे की तरफ आने की ट्राई करेगी फ्रिक्शन उसको रोकेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। और जब भी लैडर वॉल पे या फ्लोर पे उसका एक पॉइंट जैसे A और B एंड अगर है तो नॉर्मल डायरेक्शन भी लगेगी। वही सारा एनालिसिस हम करेंगे। तो इक्विलिब्रियम का मतलब अगर आपसे को पूछे तो आप बोलेंगे नेट फोर्स 0, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज 0। सारी फोर्सेस का मूवमेंट अबाउट पॉइंट A 0, सारी फोर्सेस का मूवमेंट अबाउट पॉइंट B 0। तो हमारे पास 4 इक्वेशन, 4-5 इक्वेशन आती हैं। क्या इक्वेशन आती हैं? जब मैंने बोल दिया नेट फोर्स 0, इसका मतलब भाई साहब होगा नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, नेट वर्टिकल फोर्स 0। 2 इक्वेशन तो ये आ जाती है हमारे पास, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, नेट वर्टिकल फोर्स 0। फोर्स इज ए वेक्टर। जब मैं बोलता हूं मूवमेंट 0 तो इसके भी 2 पॉइंट्स आपके मिल सकते हैं यहां पे, मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट A पॉइंट 0, मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट B 0। आप बोलोगे सर इतनी इक्वेशन लेके क्या करोगे? अब जितने वेरिएबल दिए हैं, जितने वेरिएबल नहीं दिए हैं, आप जानते हैं मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर होनी चाहिए, तो हमारा एनालिसिस हो जाता है। ये तो इक्विलिब्रियम में। अब दूसरी कंडीशन भाई साहब ये आती है कि जब ये आपकी जो फ्रिक्शन है वो शायद सफिशिएंट ना हो और लैडर जो है वो मूव कर रही है। अब हमें पता है कि अगर लैडर मूव करेगी तो इसका B पॉइंट भाई साहब इस तरफ जाएगा और उस पर वेलोसिटी होगी VB, और A पॉइंट आपका इस तरफ जाएगा जिस पे वेलोसिटी होगी आपकी VA। तो आपका A एंड आपका नीचे की तरफ उतरेगा, B एंड इस तरफ जाएगा। तो जब ये आपकी बॉडी जो है वो जो लैडर है वो आपकी स्लाइड कर रही है, तो ऐसा हो सकता है कि A पॉइंट A वेलोसिटी से मूव करे, B पॉइंट B वेलोसिटी से मूव करे। तो आपको इसका एनालिसिस करना है। वो पूछेगा VA और VB निकालो। उसके लिए भाई साहब कंसेप्ट आता है इंस्टेंटेनियस सेंटर का।
और आपने थ्योरी ऑफ मशीन में इंस्टेंटेनियस सेंटर कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि जो लैडर है उसका आई सेंटर इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है यहां पे। ये जो पॉइंट है अगर मैं मिला दूं तो ये इसका आई सेंटर बनता है। और इंस्टेंटेनियस सेंटर का मतलब ये होता है कि अगर मैं मान लूं कि लैडर जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ स्लाइड कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस ओमेगा वेलोसिटी के साथ लैडर जो है स्लाइड कर रही है। इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है? अगर मैं सारी बॉडी को प्योरली रोटेटिंग बॉडी मान लूं, अगर मैं सारी की सारी लैडर को प्योरली रोटेटिंग बॉडी मान लूं, तो किस वेलोसिटी के साथ वो रोटेट कर रही है? ओमेगा रेडियन पर सेकंड। किस पॉइंट पे रोटेट कर रही है? आई सेंटर पे। आई सेंटर निकालते कैसे हैं? उस बॉडी पे दो ऐसे पॉइंट निकाल लो जहां पे तुम्हें उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन पता हो, मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन पता हो। तो क्या तुम मेरे को बता सकते हो कि ए पॉइंट जो है लैडर पे वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? हाँ साहब, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। बी पॉइंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर आपको वी ए और वी बी की डायरेक्शन पता है तो 90 डिग्री गिरा दो और 90 डिग्री की जो लाइन जहां मिलेगी वो आई सेंटर है उसका। और अगर आई सेंटर पता लग जाए तो आप बोलोगे भाई साहब वी ए इंटू दिस डिस्टेंस, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो वी ए इज इक्वल टू दिस आर इंटू ओमेगा, वी बी इज इक्वल टू दिस आर इंटू ओमेगा। तो आपको वी ए वी बी दो वेलोसिटी पता लग जाएंगी और यहां से फिर आप थीटा की टर्म में इन वेलोसिटीज को एनालिसिस कर सकते हो। ये आपका एनालिसिस है। तीसरा है एक्सेलरेशन पार्ट। अब मान लो लैडर जो है वो आपकी अल्फा एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट कर रहा है, कि लैडर जो है वो अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के साथ मूव कर रहा है। ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो आपने लैडर का एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर की टर्म में एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो लैडर से जितनी प्रॉब्लम्स आपकी आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, वो यही आ सकते हैं। लैडर रेस्ट पे है, लैडर मूव कर रहा है, अगर मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो किस एक्सेलरेशन के साथ कर रहा है। ये तीन जगह से आपकी लैडर की प्रॉब्लम आने के चांस हैं। बहुत ही सिंपल होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है, सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा। पहले जो क्वेश्चन हमें दे रखा था, जो क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में दिखाया, वापस चलो और उस क्वेश्चन को देख लो। लैडर इन इक्विलिब्रियम, लैडर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भाई साहब हमारा पहला केस है। लैडर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम करते हैं इसको, और आई एम वेरी श्योर आप इसको साथ साथ करते भी जाना है मेरे। ये लैडर का एक एंड ए, एक एंड बी, मान लिया यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस जगह पे और इस जगह पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है। अब ए पे नॉर्मल रिएक्शन को मैंने आर ए मान लिया, बी पे नॉर्मल रिएक्शन मैंने आर बी मान लिया, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां पे वेट को मैंने W मान लिया, लेंथ को मैंने लैडर की L मान लिया। ये देख लो ध्यान से क्या किया मैंने लैडर ले ली जिसकी लेंथ है L और मैंने उसके दो एंड ले लिए A और B, और वहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वॉल पे और फ्लोर पे है म्यू, और RA नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर रिएक्शन, तो जिस सरफेस पे बॉडी पड़ी है उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, डन। अब अगर ये लेंथ L है तो भाई साहब ये लेंथ हो गई L cos थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पता ही होनी चाहिए, ये मैं ट्रिग्नोमेट्री में नहीं जाऊंगा। L sin थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर तुम इसका साइन थीटा निकालोगे तो आएगा A, लेट्स से दिस आंसर, दिस पॉइंट इज O, तो साइन थीटा इज A ओवर L, तो A O की लेंथ कितनी हो गई? L sin थीटा। अब अगर लैडर आपकी इक्विलिब्रियम में है, पहले तो ये समझ लो कि अगर लैडर ये है तो किस डायरेक्शन में स्लाइड कर सकती है लैडर? बी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में स्लाइड कर सकती है, इसलिए बी पॉइंट पे जो फ्रिक्शन है वो आपका अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग लगेगा। बी पॉइंट देखो किस तरफ जा सकता है, जब लैडर स्लाइड करेगी तो ऐसे को करेगी, ये ऊपर का एंड नीचे आएगा, नीचे का एंड इस तरफ आएगा। अब ये मत पूछना कि लैडर स्लाइड करके ऊपर क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि जब वेट नीचे लग रहा है तो उसको नीचे गिराएगी, नीचे गिराएगी, ए एंड नीचे आने की ट्राई करेगा, ए एंड अगर नीचे आने की ट्राई करेगा तो फ्रिक्शन ए पॉइंट पे ऊपर की तरफ जाएगा। आप जानते हैं फ्रिक्शन की नेचर क्या होती है, टेंजेंशियल फ्रिक्शन होता है, ये सरफेस पे टेंजेंशियल लगता है ये, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोबेबल मोशन लगता है। तो भाई साहब ये जो एफ ए है ये क्या है? एफ ए जिसको हम म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, या एफ बी जिसको हम म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं। फ्रिक्शन आपने पढ़ा हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स इज
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल डायरेक्शन, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो FAFB है क्या? FAFB है फ्रिक्शन फोर्सेस, ये हैं फ्रिक्शन फोर्सेस जो लगी आपकी एट A एंड B। तो फ्रिक्शन फोर्सेस हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोबेबल मोशन के अपोजिट लगती हैं और ये आपकी टेंजेंशियल फोर्सेस होती हैं। तो FAFB फ्रिक्शन फोर्सेस हैं जो टेंजेंशियल लगेंगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोबेबल मोशन लगेंगी, FAFB। ठीक है, अब RARB नॉर्मल डायरेक्शन है। अब इक्विलिब्रियम की इक्वेशन मैंने आपको बताई, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब भाई साहब होता क्या है? इक्विलिब्रियम का सर मतलब होता है नेट फोर्स जीरो एंड नेट मूवमेंट अबाउट सम पॉइंट जीरो। ठीक है, डन। अब जब मैं बोलता हूं नेट फोर्स जीरो तो इसके दो मतलब निकलते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो, वर्टिकल फोर्स जीरो। हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द लैडर जीरो। अब देख के बताओ कितनी हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रही है आपको लैडर के ऊपर, कितनी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिख रही हैं आपको लैडर के ऊपर। अगर मैं ऐसी लैडर बना दूं तो एक फोर्स हॉरिजॉन्टल RA है और एक इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स FB है, कोई और फोर्स तो नहीं लग रही है। अगर मैं लैडर आपको दे दूं AB तो दो ही फोर्सेस हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक RA लग रही है राइट साइड को और FB लग रही है बाईं तरफ को। तो दैट मीन्स RA किसके बराबर होना चाहिए? म्यू इंटू RB के बराबर होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि FB क्या है? FB म्यू इंटू RB है। FB को मैंने क्या बोला? म्यू इंटू RB। तो RA इज इक्वल टू FB हॉरिजॉन्टल फोर्स। अच्छा, लैडर के ऊपर बताओ वर्टिकल फोर्सेस कौन सी लग रही हैं? सर वर्टिकल फोर्स में तो एक W लग रहा है नीचे की तरफ, ओके, एक आपका FA लग रहा है ऊपर की तरफ और एक आपका RB लग रहा है ऊपर की तरफ, और तो कोई वर्टिकल फोर्स नजर नहीं आ रही तुम्हें। ये वर्टिकल फोर्सेस हैं लैडर के ऊपर। मैंने लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम ले लिया। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? व्हेन यू फ्री द बॉडी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कनेक्टेड बॉडीज। लैडर को जब मैंने फ्लोर एंड मैंने उसके वॉल से अलग कर लिया, लैडर इज इन कॉन्टैक्ट विद फ्लोर एंड दिस जो उसकी वॉल है। जब मैं लैडर को वॉल एंड फ्लोर से फ्री कर दूंगा तो ये बन जाएगी फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का सिग्निफिकेंस क्या होता है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री बॉडी डायग्राम, नेट मूवमेंट ऑफ द फ्री बॉडी डायग्राम अबाउट अ पॉइंट विल बी जीरो, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम इक्विलिब्रियम की डायग्राम होती है। तो भाई साहब ये जो है ये मैंने बना दिया फ्री बॉडी डायग्राम। पता होना चाहिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम पे हम नेट फोर्स नेट मूवमेंट शो करते हैं। अब जितनी भी ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स हैं और नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स, FA को मैंने म्यू इंटू RA लिख दिया और RB को मैंने RB ही छोड़ दिया। तो W जो हो गया, W हो गया इक्वल टू FA इज म्यू इंटू RA प्लस RB। अच्छा, RA को मैं ऑलरेडी RB बोल चुका हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? W इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर RB प्लस RB। इससे मेरे पास दो चीज आई, RB आ गया W ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, एंड RA आ गया मेरे पास W ओवर 1 प्लस म्यू ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू W, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखना कैसे किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स को जीरो कर दिया, नेट वर्टिकल फोर्स को जीरो कर दिया, लेकिन अभी भी हमारे पास नेट मूवमेंट लेने का चांस है एक, और नेट मूवमेंट हम लेंगे। अब देखो ध्यान से क्या किया, मैंने नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जब जीरो की तो मेरे पास आ गया RA इज इक्वल टू म्यू इंटू RB। तो RA को मैं RB की फॉर्म में लिख सकता हूँ। नेट वर्टिकल फोर्स की तो W इसके बराबर आ गया, तो यहां मैंने RA की जगह मैंने लिख दिया म्यू इंटू RB, तो म्यू स्क्वायर हो गया इंटू RB। तो यहां से RB आ गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर, डिनोमिनेटर में चला गया, और RA क्या है? म्यू इंटू RB, तो RB निकल गया म्यू इंटू RB। ये मेरे पास RA RB आ गया। अब अभी भी मामला सेटल नहीं हुआ, तो मेरे को अब A पॉइंट के ऊपर मूवमेंट लिया जा सकता है। एक और चीज की जा सकती है, ये रही मेरे पास लैडर, ये रहा पॉइंट A। जो A पॉइंट पे फोर्सेस हैं, कौन कौन सी फोर्सेस हैं A पॉइंट पे? FA एंड RA। इनका कोई भी मूवमेंट A पॉइंट पे नहीं लगेगा, बिकॉज उसी पॉइंट पे लग रही है ये। तो मूवमेंट कितनी फोर्सेस प्रोड्यूस करेंगी?
मूवमेंट कितनी फोर्सेस प्रोड्यूस करेंगी? मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगी आपकी, देखो मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगी आपकी, एक तो W प्रोड्यूस करेगा, एक RB प्रोड्यूस करेगा, एक FB प्रोड्यूस करेगा। बी पॉइंट है, RB प्रोड्यूस करेगा, FB प्रोड्यूस करेगा, W प्रोड्यूस करेगा। अब मूवमेंट जो होता है ना, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं होती, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज होती है। तो क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे मूवमेंट निकालते हैं हम। तो अब हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई साहब ये डिस्टेंस कितना है, हमने बोला था L cos थीटा, राइट। और ये डिस्टेंस कितना डिस्कस किया था, L sin थीटा, L cos थीटा, L sin थीटा। W कितने डिस्टेंस पे है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ W कितने डिस्टेंस पे होगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ W L cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिस्टेंस पे होगी। अब मेरे को बताओ इन तीनों फोर्सेस RB, FB, W में क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन प्रोड्यूस करेगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा W इंटू L cos थीटा बाई 2, ये क्लॉकवाइज। अब आपको क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज पता होना चाहिए, ऐसे क्लॉकवाइज होता है ये। और FB भी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा, FB भी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा, लेकिन डिस्टेंस हो जाएगा L sin थीटा। और इसको बैलेंस करने के लिए RB वाला मूवमेंट होगा, तो RB, और कितने डिस्टेंस पे RB, L cos थीटा। ये देख लो ध्यान से, अगर गलती ना किया हो मैंने, तो W प्रोड्यूस करता है क्लॉकवाइज, FB भी प्रोड्यूस करता है क्लॉकवाइज। देखो FB का मूवमेंट कैसे होगा, A पॉइंट को फिक्स करो और FB ऐसा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, W भी ऐसा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन RB ऐसा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। RB कितना दूर है A पॉइंट से, L cos थीटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए वो। ओके, अब सारी लाइन को डिवाइड बाई L cos थीटा। बोलोगे सर ऐसे क्यों डिवाइड कर दिया L cos थीटा से? आंसर चॉइस में देखो टेंजेंट थीटा में आंसर आया है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा तभी आएगा अगर मैं साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड करूं और L तो काट दूं। तो ये आ जाएगा L cos थीटा से डिवाइड किया तो आ गया W/2 प्लस FB इंटू टेंजेंट थीटा, FB इंटू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू RB। ठीक है, अब FB क्या होता है, म्यू इंटू RB इंटू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू RB माइनस W/2। अब यार ये है कि हम RB तो निकाल चुके हैं, कितना RB, W/1 प्लस म्यू स्क्वायर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू W, ये आ गया, इज इक्वल टू W/1 प्लस म्यू स्क्वायर माइनस W/2। अब W थ्रू आउट कैंसिल हो गया, सब जगह W है, W कैंसिल हो गया। अब मेरे को निकालना जो है, अब राइट हैंड साइड अगर तुम देखोगे तो क्या आ गया, 2 माइनस 1 माइनस म्यू स्क्वायर ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो अगर तुम सॉल्व करोगे तो 1 माइनस म्यू स्क्वायर और 1 प्लस म्यू स्क्वायर। आई होप यू आर गेटिंग इट। मैंने क्या कर दिया, W थ्रू आउट कैंसिल कर दिया, W कैंसिल हो गया, W कैंसिल हो गया तो राइट हैंड साइड क्या गया, 2 माइनस 1 माइनस म्यू स्क्वायर, 1 माइनस म्यू स्क्वायर और 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब मेरे को निकालना है टेंजेंट थीटा यहां से, तो देख लो भाई सब, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। टेंजेंट थीटा इज हाँ, ये मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, गलती ये कर दी 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गया, तो ये 2 भी आएगा यहाँ, राइट। तो आ गया 1 माइनस म्यू स्क्वायर ओवर 2 म्यू, 1 माइनस म्यू स्क्वायर ओवर 2 म्यू, ये आपका आंसर आ गया। तो आई थिंक दिस वाज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन आपका मध्य प्रदेश में आया था, ये क्वेश्चन था। अब कई बार वो ये देता है एनालिसिस में, कई बार वो ये एनालिसिस में देता है कि आपकी एक लेटर है, अब इसका एनालिसिस करो, अगर यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, यहां फ्रिक्शन 0 है, ये ए बी है, यहां लेकिन फ्रिक्शन है, ये इसका W भी है, वेट W है, लेंथ L है, एंगल थीटा है, एनालिसिस करो इसका। अगर ये फ्रिक्शन आपका 0 है
तो भाई साहब यहां आर ए तो होगा, लेकिन एफ ए नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। आर बी तो होगा और यहां पे एफ बी भी होगा। तो इसका अगर एनालिसिस करना तो कैसे करेंगे? ये क्या आ गया? एल कॉस थीटा, ये क्या आ गया? एल साइन थीटा। एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा आ गया, एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा आ गया। दोबारा एनालिसिस करो इसका। एनालिसिस करोगे तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर जीरो। बताओ जरा कौन कौन सी फोर्सेस हैं? एफ तो है नहीं, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो कोई है नहीं, राइट। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स आपकी, अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएं तो देखो इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स आपकी एफ बी आई इसकी हॉरिजॉन्टल फोर्स, नहीं सॉरी आर ए है, यहां पर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स आर ए है। तो आपके पास आ गया आर ए इज इक्वल टू एफ बी, दैट मीन्स म्यू इंटू आर बी, इक्वेशन नंबर 1। अब नेट वर्टिकल फोर्सेस बताओ। अब वर्टिकल फोर्सेस में क्या क्या आई? डब्ल्यू आ गई, आर बी आ गई, डब्ल्यू आ गई, आर बी आ गई, और तो कोई है नहीं, राइट। तो क्या करेंगे? नेट वर्टिकल फोर्सेस में जब जीरो करेंगे तो आर बी आपका किसके बराबर आ जाएगा? डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। और आर ए फिर कितना हो गया? आर ए हो गया हमारा, आर ए हो गया हमारा म्यू इंटू आर बी, तो म्यू इंटू डब्ल्यू, म्यू इंटू डब्ल्यू। आर ए इज इक्वल टू म्यू इंटू आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब मूवमेंट ले लेते हैं, लेट्स टेक मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, वो भी जीरो होना है। मूवमेंट लेते हैं अबाउट पॉइंट ए, तो आर ए का तो कोई रोल नहीं होगा, डब्ल्यू इंटू एल कॉस थीटा बाई 2, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है जी, क्लॉकवाइज मूवमेंट, प्लस एफ बी इंटू एल साइन थीटा, क्लॉकवाइज मूवमेंट, इज इक्वल टू आर बी इंटू एल कॉस थीटा। वैसे ही जैसे पुराना था, ओनली थिंग इज के अब हमने यहां पे एफ ए जीरो है, कोई ट्रबल नहीं, वैसे चल रहा है मामला। तो अब एल कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, डब्ल्यू बाई 2 इंटू टेन थीटा, प्लस एल कॉस थीटा से डिवाइड किया, एल कॉस थीटा से डिवाइड किया सॉरी, तो डब्ल्यू बाई 2 आ गया, प्लस एफ बी इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू आर बी। अब एफ बी आर बी डब्ल्यू के बराबर है, यहां डब्ल्यू की टर्म में लिख दो सब कुछ, डब्ल्यू बाई 2 प्लस एफ बी इज इक्वल टू म्यू इंटू आर बी कितना है? डब्ल्यू इंटू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आर बी इज डब्ल्यू। अब थ्रू आउट डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट थीटा जो आपके पास आ गया इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो आ गया 1/2, 1 माइनस 1/2 आ गया 1/2, तो टेंजेंट थीटा 1/2, टेंजेंट थीटा आ गया 1/2 म्यू। अगर पिछले फॉर्मूला में हम देखेंगे ये जीरो आया कैसे, तो ये म्यू जो है वो ए पॉइंट का है, जब ये जीरो हो जाएगा तो ये म्यू बी आ जाएगा, और ये म्यू ए बेसिकली आपका अकॉर्डिंगली, अगर ए और बी हैं, म्यू ए म्यू बी, तो अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो यहां पे आपका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से बन जाएगा। राइट, सो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन एनालिसिस आ सकता है नेक्स्ट टाइम इसका, अगर आपका वॉल पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस वॉल एंड फ्लोर। अब जरा सोचो कि मैं वॉल एंड फ्लोर दोनों को फ्रिक्शनलेस कर दूं, तो कैसे करोगे एनालिसिस का? ए पे भी फ्रिक्शन नहीं है, बी पे भी फ्रिक्शन नहीं है, दोनों जगह फ्रिक्शन जीरो, म्यू ए भी भाई साहब जीरो, म्यू बी भी जीरो। अब वेट तो है इसका, वेट तो इसका है, अब इसको नीचे जाने से कौन रोकेगा? फ्रिक्शन ना तो ए पे है ना फ्रिक्शन बी पे है, तो इसको स्लाइड होने से कौन रोकेगा?
अब अगर ये लैडर स्लाइड करना चाहे नीचे की तरफ तो इसको रोकेगा कौन स्लाइड करने से? ए पे फ्रिक्शन 0, बी पे फ्रिक्शन 0। नाउ नीड टू अप्लाई स्टॉपिंग फोर्स एट बेस बी। ध्यान से देखना, जब आप लैडर पे चढ़ते हो, घर में लैडर लगाते हो ना, चढ़ते हो, फिर किसी को और बोलते हो कि यार लैडर पकड़ के रख जरा गिर ना जाए, फ्रिक्शन पे आपको विश्वास नहीं होता और आप बोलते हो कि लैडर पकड़ गिर ना जाए, तो जो पकड़ने वाला बंदा होता है लैडर, वो यहां खड़ा होता है, यहां पकड़ता है और ऐसे पुल मारता है, वो ऐसे यहां से पी फोर्स लगाता है, वो लैडर को ऐसे पकड़ के रखता है वो, क्योंकि ऑब्वियसली लैडर के ऊपर थोड़ी चढ़ जाएगा वो, जो लैडर को सपोर्ट देने वाला बंदा है लैडर के ऊपर थोड़ी चढ़ जाएगा, नीचे खड़ा होगा, लैडर को सपोर्ट देने के लिए ट्राई करेगा वो, यहां पी फोर्स लगाता है। तो स्टॉपिंग फोर्स जो है हमारे लिए वो पी फोर्स है जो हमें लगानी पड़ेगी। अब इसका एनालिसिस करते हैं। आर ए नॉर्मल डायरेक्शन, आर बी नॉर्मल डायरेक्शन और एफ ए एफ बी है नहीं, तो क्या इसकी इक्वेशन क्या बनी, फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनी? आर ए, ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल फोर्स, पी हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स बता दो, वर्टिकल फोर्स में डब्ल्यू और आर बी, ये एनालिसिस बना। लगाते हैं जरा एनालिसिस। नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, तो जो आपका P है वो आर ए के बराबर है, ठीक है, और जो आर बी है वो W के बराबर है, आर बी है W के बराबर है। अब क्या करना है हमें, लेट्स टेक द मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट पॉइंट ए, मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट पॉइंट ए, कौन कौन सी फोर्सेज हैं वही लगा लेते हैं, W इंटू एल कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, ये तो आ गया क्लॉकवाइज आ गया, प्लस P इंटू एल साइन थीटा, ये आ गया क्लॉकवाइज। P जो फोर्स है वो लगेगी एल साइन थीटा, ये हो गया एल कॉस थीटा, और एक फोर्स बच गई हमारे पास आर बी, तो वो किसके बराबर आ जाएगी, आर बी इंटू एल कॉस थीटा। अब डिवाइड करते हैं एल कॉस थीटा से, W बाई 2 प्लस P टेन थीटा इज इक्वल टू आर बी। आर बी कितना है, W के बराबर है, तो P टेन थीटा ये W के बराबर है, इज इक्वल टू W बाई 2, W माइनस W बाई 2 इज W बाई 2। तो बताओ हमारे पास जो P है किसके बराबर है, P जो फोर्स है W बाई 2 टेंजेंट थीटा, W डिवाइड बाई 2 टेंजेंट थीटा। तो इतनी हॉरिजॉन्टल फोर्स मिनिमम लगानी पड़ेगी हमें, ऑब्वियसली थीटा तो आपको पता ही ये है, तो हमें इतनी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके लैडर आपका खड़ा होगा, लैडर आपका इस जगह पे स्टेशनरी पोजीशन में आएगा। तो लैडर जब दोनों जगह फ्रिक्शन है, म्यू ए म्यू बी के हिसाब से भी इसको एनालिसिस किया जा सकता है, जनरल एक्सप्रेशन, ये दोनों जगह बराबर है, जो क्वेश्चन महाराष्ट्र इसमें आया था मध्य प्रदेश में, या एक जगह फ्रिक्शन 0 कर दिया, दोनों जगह फ्रिक्शन 0 कर दिया। बस ये याद रखना, जब दोनों जगह फ्रिक्शन 0 हो गया तो बेसिकली लैडर को रोकने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है, और वो फोर्स पूछता है आपको बताओ फोर्स की वैल्यू है कितनी। ओके, अब चलते हैं इस लैडर के एनालिसिस की तरफ, जो वेलोसिटी एनालिसिस है, लैडर का वेलोसिटी एनालिसिस। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लैडर प्रॉब्लम में से क्वेश्चन आ सकता है। अब वेलोसिटी एनालिसिस क्या बोलता है भाई साहब, कि एक लैडर है, क्वेश्चन ये देगा जो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, वेट उसका W है, और ए एंड जो है उसका वो स्लाइड कर रहा है VA वेलोसिटी से, VA वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है, तो बताओ एंड B कितनी वेलोसिटी से स्लाइड करेगा। लेंथ इसकी L है, तो ये हो गया L cos थीटा, ये हो गया L sin थीटा। तो अगर आपका जो लैडर है, जो जिसकी लेंथ L है, अगर उसका एक एंड A वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरा एंड कितनी वेलोसिटी से जाएगा। अब इंस्टेंटेनियस सेंटर कंसेप्ट आपको कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं कि लेट ओमेगा इज द
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लैडर in radian per second, and I is the instantaneous center, instantaneous center of ladder. लैडर का जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है वो आई है. इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है? आई सेंटर. अगर मैं लैडर को प्योरली रोटेटिंग बॉडी मान लूं कि वो प्योरली रोटेट कर रही है, तो किस पॉइंट पे करेगी? उसका निकालने का तरीका है कि आप एक बॉडी लो, जिस बॉडी के आप 2 पॉइंट ले लो, उस बॉडी पे 2 पॉइंट ले लो. क्या आपको इस बॉडी पे जो आपने 2 पॉइंट लिए उनकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पता है? उस टाइम पे, उस मूवमेंट पे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लैडर एट पर्टिकुलर मूवमेंट, उस वेलोसिटी का पता है आपको? हाँ सर, VA इस तरफ जाएगा, VB इस तरफ जाएगा. आप इन वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर गिरा दो, जहां ये परपेंडिकुलर मिलेंगे वो आई सेंटर होता है. दैट मींस लैडर का आई सेंटर निकालने का जो तरीका है वो ये पॉइंट आई सेंटर है लैडर का. ओके. अच्छा, ये लेंथ कितनी है? L sin थीटा है सर. और ये कितनी है? L cos थीटा. ये तो निकाला हमने. अब V इज इक्वल टू R ओमेगा, ये जानते हैं आप. लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई सेंटर. तो VA कैसे निकालेंगे भाई साहब? VA कितना डिस्टेंस पे है? L cos थीटा इंटू ओमेगा. VB कितना है? L sin थीटा इंटू ओमेगा. ओमेगा सेम है क्योंकि लैडर का निकाल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि लैडर जो है ओमेगा रेडियन पर सेकंड से मूव कर रही है उस टाइम पे. अगर मैं VB ओवर VA कर दूं, देखो क्या आ जाएगा? साइन थीटा डिवाइडेड कॉस थीटा इज tan थीटा. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. अगर आपको थीटा पता है और अगर आपको एक वेलोसिटी कंपोनेंट पता है तो दूसरी वेलोसिटी कंपोनेंट तुम निकाल सकते हो. एक वेलोसिटी कंपोनेंट अगर पता है और थीटा पता है तो दूसरा वेलोसिटी कंपोनेंट आप निकाल सकते हो. VA VB ऐसे निकलते हैं. तो ये आई सेंटर के बेस पे हम इसको कंसेप्ट को, बहुत बार ऐसा पूछता है, एक एंड इस वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरा एंड कितनी वेलोसिटी से जाएगा. तीसरा क्वेश्चन कहां से आता है? एक्सेलरेटिंग एक्सेलरेशन. कौन सा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन लीनियर भी एंड एंगुलर भी ऑफ लैडर. लैडर का आप एक्सेलरेशन निकालो, लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. आप जानते हैं V इज इक्वल टू, जैसे अगर हम देखें ये सारे का सारा चीज स्टार्ट कहां से होती है? थीटा, आर्क, रेडियस. एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, या आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल. अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं dl ओवर dt इज इक्वल टू r d थीटा ओवर dt, रेडियस कांस्टेंट रहता है, l चेंज होता है, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू r ओमेगा. l जो है वो लीनियर डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस मूव कर रहा है पेरिफेरी पे. अब मैं v इज इक्वल टू r ओमेगा को अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं तो dv ओवर dt इज इक्वल टू r d ओमेगा बाई dt. स्टार्टिंग यहां से होती है ट्रिग्नोमेट्री की. एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क L है, रेडियस R है, रेडियस कांस्टेंट रहता है, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू R अल्फा. R अल्फा ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन. लीनियर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. और अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. अब एक सेकंड लॉ अगर मैं तुम्हें बताऊं, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सॉलिड बॉडीज के लिए, तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन बोलता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स, जो किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लग रही है वो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी होती है. और
ये जो हम अगर नेट एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं बॉडी का, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? उस बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स ओवर इट्स मास, लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगी। यही इक्वेशन अगर मैं अल्फा के लिए निकालूं तो बोलूंगा टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अल्फा कैसे निकालते हैं? टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी ओवर आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ओवर इट्स एक्सेलरेशन। और जब हम सारी बॉडी को एज अ यूनिट लेते हैं तो उसका एक्सेलरेशन एटसेट्रा हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर लेते हैं, जो उसका सेंटर ऑफ मास है उसी के ऊपर हम लेते हैं। अब देखते हैं इसका एनालिसिस कैसे करना। इसका एनालिसिस कैसे किया जाता है? एक लैडर है ए बी, मान लो ये एक्सेलरेट कर रहा है अल्फा रेडियन पर सेकेंड से, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और लेटर से सेंटर ऑफ मास पे पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी जो एक्सेलरेशन है वो है ए एक्सेलरेशन, पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी एक्सेलरेशन ए है। आई सेंटर कहां है? ये इसका आई सेंटर है, आई सेंटर ही हमारा ये होगा। अब इस पर्टिकुलर लैडर पे अगर मैं इस लैडर को एनालिसिस करूं, इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है? ओनली इट्स वेट, जो सेंटर ऑफ मास पे लगता है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर लैडर इज W which acts on its center of mass। तो सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा W, नेट फोर्स, और कोई फोर्स लैडर पे इस टाइम पे नहीं लग रही है जो इसको एक्सेलरेट कर रही है। मैंने फ्रिक्शन वगैरह कंसिडर नहीं किया, नो फ्रिक्शन फोर्स आई एम कंसिडरिंग। मैं मान रहा हूं कि लैडर के ऊपर अभी वो कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन नहीं बनाएगा तुम्हें, बोलेगा नेट फोर्स जो लैडर पे लग रही है वो W लग रही है, उसका अपना वेट, ठीक है। तो W जो फोर्स है वो नेट फोर्स लगी उसके ऊपर, और उसका W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास पे एक्सेलरेशन। ये हो गया उसका लगने वाला W फोर्स। अब अगर मेरे को निकालना है इसका, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर मेरे को निकालना है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर, इस बेसिकली बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लगी वो लगी W। अब इसके ऊपर टॉर्क कितनी लगी और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ओके, मैं सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के अबाउट एनालिसिस करता हूं। मैं मान लेता हूं प्योरली रोटेटिंग बॉडी है, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगी वो लगी W। तो टॉर्क कितना लगा? टॉर्क लग गया W इंटू ये डिस्टेंस कितना है? L cos थीटा डिवाइड बाई 2, L cos थीटा डिवाइड बाई 2। ये इसके ऊपर लग गया टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, राइट। अब आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लैडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लैडर, बट अबाउट विच पॉइंट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लैडर अबाउट विच पॉइंट? अब देखो, हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ L about one of its ends and mass of the, let us say, ladder is M or the rod is M, that is ml square by 3. Moment of inertia of the rod about one of the ends A is ml square by 3। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए नहीं निकालना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालना है, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट अब ये लैडर पूरी की पूरी रोटेट कर रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैडर अबाउट पॉइंट आई इंस्टेंटेनियस सेंटर कैसे निकालेंगे? आपको ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, आपको ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ये डिस्टेंस x है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लैडर का, मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लैडर का किसी पर्टिकुलर पॉइंट आई के निकालना है, तो मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट पता होना चाहिए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट
सेंट्रॉयड, ये भी फॉर्मूला है हमारे पास, सेंट्रॉयड के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। ध्यान से देखना, ये दो फॉर्मूले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए रॉड का ml²/3 होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट सेंट्रॉयड ml²/12 होता है। तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को पता है, मेरे को इस पॉइंट पे मोमेंट, ये इंस्टेंटेनियस सेंटर पॉइंट है। ये डिस्टेंस बता सकते हो कितना है? ए बी डिस्टेंस कितना है? एल, तो आधा कितना डिस्टेंस है? l/2। तो ये भी तो रेक्टेंगल के दो वो है ना, डायगोनल हैं, ये डायगोनल की लेंथ और इस डायगोनल की लेंथ बराबर है। रेक्टेंगल के इस डायगोनल और इस डायगोनल की लेंथ बराबर होती है। अगर ये लेंथ है l/2 है तो ये भी l/2 है। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पॉइंट को मैं O बोल देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट पॉइंट O, जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है, वो कितना है? I अबाउट सेंटर सेंट्रॉयड, ये वाला जो पॉइंट G पॉइंट है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द रॉड इनटू ये डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है? l/2 स्क्वायर। कितना हो गया? ml²/12 प्लस ml²/4, यह आ जाएगा ml²/3। अब आप ये कंफ्यूज ना करना कि मैंने ये ml²/3 लिख दिया, नहीं, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट दिस पॉइंट निकाल रहा हूं। उसको निकालने का तरीका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड सेंट्रॉयड बताओ पहले कितना है, ml²/12, और फिर ये डिस्टेंस l/2, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का इस पॉइंट के अबाउट निकाल लो। टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड, टॉर्क कितनी इस पे लगी, तो W कितना है, तो टॉर्क कितनी लगी अबाउट इंस्टेंटेनियस सेंटर, W इंटू L cos θ/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ml²/3 अल्फा। W कितना है? W है m इंटू जी, तो ये किसके बराबर आ गया? mg/L cos θ/3। भाई साहब m कैंसिल हो गया, एक टर्म L भी कैंसिल हो गई, एक टर्म L भी कैंसिल हो गई, ml²/3 इंटू अल्फा ml cos θ/2 mg, राइट। अब एक L भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया ये cos θ इज इक्वल टू 2/3 इंटू L, या अगर मेरे को अल्फा निकालना है एंगुलर एक्सेलेरेशन, तो कितना आ गया? 3g/2L इंटू cos θ। ध्यान से देखना ठीक है कि नहीं, 3g/2L इंटू cos θ, ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई। डायमेंशनली चेक कर लेना ठीक है कि नहीं है, डायमेंशनली ठीक आना जरूरी है। अब अगर मेरे को एक्सेलेरेशन निकालनी है, तो एक्सेलेरेशन जो निकालनी है दैट इज a इंटू L/2, a और अल्फा में आपका एक्सेलेरेशन है, v इक्वल टू r होगा, a इक्वल टू L/2 इंटू अल्फा, तो वहां से तुम इसका एक्सेलेरेशन भी निकाल सकते हो। तो आपने क्या बोला था? आपने बोला था a इंटू L/2 इंटू अल्फा, अल्फा दिस इज L/2। तो अगर मेरे को a निकालनी है तो अल्फा को L/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a विल बी इक्वल टू L/2 करूंगा तो 3g/4 cos θ, थ्री बाई फोर जी cos θ, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से एंगुलर एक्सेलेरेशन भी निकाला सकते। तो लैडर का एक स्टैटिक एनालिसिस, एक डायनेमिक एनालिसिस, ये दो एनालिसिस होते हैं और अकॉर्डिंगली किए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन जो मैंने मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का आपको दिखाया, उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था। ये भी एनालिसिस है आपका, जो डायनामिक एनालिसिस है उसी से, मतलब जो इक्विलिब्रियम एनालिसिस है उसी से। ये क्वेश्चन पढ़ना 92
क्वेश्चन नंबर 92 पढ़ो। 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस मतलब एक ही टाइप की नेचर उनकी, 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 300 न्यूटन, वो वर्टिकली अपवर्ड काम कर रही हैं ए बी सी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे वर्टिकली अपवर्ड काम कर रही हैं। एंड रॉड जो है हॉरिजॉन्टल रॉड है ए बी सी, ए बी 300 मिलीमीटर है, बी सी 400 मिलीमीटर है, ऐसे है। सेल्फ वेट निगलेक्ट कर देना है, डिस्टेंस निकालना है रिजल्टेंट फोर्स का ए से ऑन रॉड ए बी सी। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। अब अब इस क्वेश्चन में देखो कैसे डायग्राम बनेगा। ए बी सी, ये 300 मिलीमीटर, ये 400 मिलीमीटर, यहां पे फोर्स लगा 100 न्यूटन, यहां बी पे फोर्स लगा है 200 न्यूटन और सी पे फोर्स लगा हुआ है 300 न्यूटन। इक्विलिब्रियम फोर्स लगेगी तो भाई साहब नीचे की तरफ लगेगी, तभी बैलेंस आएगा। और वो ये पूछ रहा है ए से कितने डिस्टेंस पे लगेगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, अगेन इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नेट फोर्स इज जीरो, समेशन ऑफ नेट फोर्स जीरो, और नेट मूवमेंट अबाउट सम पर्टिकुलर पॉइंट इज जीरो। सिंपल। हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई लग नहीं रही है, नेट फोर्सेस आपकी सारी वर्टिकल हैं, तो सारी की सारा जो फोर्स है ऊपर की तरफ लगी हैं, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगी इसको बैलेंस करेगी। तो पहले तो फोर्स बैलेंस का मतलब ये है कि आपके पास 600 न्यूटन की फोर्स लगेगी और नीचे की तरफ को लगेगी। ये बात तो समझ आ गई, 600 न्यूटन की फोर्स लगेगी और नीचे की तरफ को लगेगी। अब कितने डिस्टेंस पे लगेगी इसको निकालने का तरीका, आप एक काम करो, आप ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लो, सारी फोर्सेस का ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लो और इसको जीरो कर दो। मतलब F इंटू एक्स ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। 100 न्यूटन कोई मूवमेंट नहीं प्रोड्यूस करेगा क्योंकि 100 न्यूटन ए पे लगा हुआ है, डिस्टेंस जीरो है उसका। 200 न्यूटन जो मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा 200 इंटू 300 प्लस 300 न्यूटन जो करेगा 300 न्यूटन, कितना डिस्टेंस पे ए से 700। तो निकालना क्या, एक्स निकालना है, एफ से डिवाइड कर दो, 200 इंटू 300 प्लस 300 को भी मैं कॉमन ले लेता हूं सिंपल करने के लिए, 300 को मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आ गया 700 प्लस 200 900 डिवाइडेड बाई 600, डिवाइड कर दो यार, ये 2 से आ गया 450 मिलीमीटर। ये आंसर 450 मिलीमीटर इज आंसर। तो अगर मैं आईटीआई मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के एग्जाम की बात करूं, सिंपल है, स्ट्रेट है, ट्रबल नहीं है ज़्यादा। फ्रिक्शन में से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, योर पीडीएफ में जो करवाए जा रहे हैं सफिशिएंट हैं, उतने करो, आईटीआई के प्रिंसिपल लग जाओ और आपका जो बाकी पार्ट है वो भी आप कर रहे होंगे। तो यहीं पे खत्म करते हैं भाई साहब आज का लेक्चर, 1 घंटे का लेक्चर हो गया ऑलमोस्ट। ये फ्रिक्शन और इक्विलिब्रियम के ऊपर लेक्चर था, इसको जरूर देख लो। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जितने आपको प्रॉब्लम्स करवाई जाएंगी, जो मेंटर करवाएंगे योर पीडीएफ एसीपी के, वो सफिशिएंट है। थैंक यू।